हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ अभी तक जितने भी टीआरई एग्जाम हुए हैं बिहार में टीचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें 60 क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक है। बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है या फिर जल होता है? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो बताइए फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? बताइए एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? बताइए एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे एम्फेसेमा, लकवा जिसे पक्षाघात कहते हैं, प्रवाहिका या फिर पेचिस है। तो देखिए एस्बेस्टस जो होता है इसके कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है एम्फेसेमा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। बताइए इंसुलिन जो है कहाँ से उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि से, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या फिर पैंक्रियास अग्नाशय द्वारा? तो बताइए इंसुलिन का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? बताइए इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? तो देखिए ये पैंक्रियास जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, और अग्नाशय को ही क्या कहते हैं? पैंक्रियास कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। बताइए मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी होती हैं? ह्यूमरस तथा ओरू अस्थि है, फिबुला तथा डिबिया है, फिबुला तथा उल्मा है, डिबिया तथा कोष्ठिता है? तो बताइए मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए फिबुला और डिबिया जो होती हैं ये मनुष्य के शरीर की पैरों की हड्डियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन ए जो होता है इससे होने वाला रोग जो है रतौंधी होता है। रतौंधी को ही क्या कहते हैं? रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। बताइए मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो बताइए मानव शरीर में रक्तचाप जो है किसके माध्यम से नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या फिर पीत पिंड से? तो बताइए मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो बताइए मानव शरीर में रक्तचाप को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में रक्तचाप जो है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर या फिर नागरहोल? तो बताइए इसमें से कौन जो है संरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो देखिए नंदा देवी जो है ये संरक्षित जीवमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नंदा देवी कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में? बताइए उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काजीरंगा जो है कहाँ पे है? तो काजीरंगा असम में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए यहाँ पे किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में, विषाणु में, कवक या फिर पादप में?
तो बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये विषाणु जिसे वायरस कहते हैं इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु जो होता है, विषाणु जो होते हैं इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो बताइए भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? मानव है, हिरण है, चीता या फिर बंदर है? तो बताइए भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन से होते हैं? बताइए भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन से होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता जो होता है भूमिचरों में जो है तीव्रतम स्तनधारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, इंसुलिन है, एड्रीनलिन है या फिर मेलाटोनिन है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो बताइए मादा लिंग हार्मोन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये मादा लिंग हार्मोन होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है और एड्रोजन जो होता है ये दोनों भी क्या होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा यहाँ पे देखिए, अगर पूछेगा फीमेल या मादा लिंग हार्मोन और कौन कौन से होते हैं, तो एस्ट्रोजन की बात किया जाए, और यहाँ पे देखिए आपको प्रोजेस्टेरॉन तो पता ही हो गया, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, ये चारों जो हैं क्या हैं, ये मादा लिंग हार्मोन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, ये सब आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? बताइए थायराइड जो होता है निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड बताइए किस ग्रंथि का भाग है? पाचक का, प्रतिरक्षित का, अंतःस्रावी का या फिर तंत्रिका का? तो बताइए थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है, ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साल का टीका किसके लिए होता है? बताइए साल का टीका जो होता है यह किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, टिटेनस के लिए, मलेरिया के लिए या फिर पोलियो के लिए? तो बताइए साल का टीका का संबंध जो है किससे है? बताइए साल का टीका का जो है संबंध किससे है? तो देखिए साल का टीका जो है ये पोलियो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल का टीका का संबंध किससे होता है? तो पोलियो से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए डीपीटी का टीका जो है किसके लिए लगाया जाता है? बताइए डीपीटी का टीका जो है किसके लिए लगाया जाता है? तो देखिए डीपीटी की बात करें तो डिप्थीरिया, उसके बाद होता है परटूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, उसके बाद जो है टिटेनस। तो डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया के लिए, परटूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, उसके बाद टिटेनस के लिए। ये क्वेश्चन जो है डीपीटी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए बीसीजी का टीका जो है किसके लिए लगाया जाता है? बताइए बीसीजी का टीका जो है किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी जब हो जाता है तो बीसीजी का टीका लगता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बीसीजी और हैजा का टीका की खोज किसने की थी? बताइए बीसीजी और हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न एक प्रतिजैविक है। बताइए निम्न एक प्रतिजैविक है। फिनाल, सल्फानिलेमाइड है, नियासिन है या फिर कैरोटीनोइड है? तो इसमें से बताइए कौन निम्न में से एक प्रतिजैविक है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो देखिए कैरोटीनोइड जो होता है यह एक प्रतिजैविक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी में होता है। बताइए वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा, W3 वसी अम्ल या फिर परावसाएं? तो बताइए वनस्पति घी में क्या होता है? बताइए वनस्पति घी में क्या होता है? तो एक असंतृप्त वसा होता है,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल असंतृप्त अवस्था जो है वनस्पति घी में पाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7.0 होता है, 6.0 होता है, 8.0 होता है या फिर 5.0 होता है? तो बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.0, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? बताइए पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर नाइट्रिक अम्ल है? तो बताइए पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? बताइए पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B1 है, विटामिन C है, विटामिन D है या फिर विटामिन A है? तो बताइए स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए विटामिन ए जो होता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, यह स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी का बताइए स्कारबिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल इससे बनता है। बताइए बायोडीजल जो है किससे बनाया जाता है? अल्कोहल से बनाया जाता है, सेलुलोज से बनाया जाता है, ऑयल से बनाया जाता है या फिर घास से बनाया जाता है? तो बताइए बायोडीजल जो है किससे बनाया जाता है? बताइए बायोडीजल जो है किससे बनाया जाता है? तो देखिए बायोडीजल जो है यह बनाया जाता है घास से, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल जो है जैविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। जेट्रोफा घास जो होता है जिससे बायोडीजल को प्राप्त किया जाता है, तो आप लोगों के एग्जाम में कभी जेट्रोफा घास दे देगा ऑप्शन में तो एक करेक्ट आंसर होगा। वैसे घास जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य में रक्त नियंत्रण होता है। बताइए वयस्क मनुष्य में रक्त नियंत्रण होता है हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, पीत अस्थि मज्जा द्वारा? तो बताइए वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वत्रग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो बताइए सर्वग्राही रक्त समूह जो है कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है या फिर ओ होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो बताइए वह कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? प्लूटोनियम है, होरियम है, रेडियम है या फिर यूरेनियम है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्लूटोनियम एक तत्व है जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे आर्टिफिशियल रूप में बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है? जिप्सम है, चूना पत्थर या फिर लाइम स्टोन है, क्ले मृदा है या फिर राख है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो ये चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो चूना पत्थर जो है इस सीमेंट का प्रमुख अवयव है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है?
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, जल, एल्कोहल, कांच या फिर वायु। तो देखिए वायु जो होता है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति जो है विषैली नहीं है। तो बताइए क्रोमियम है, स्वर्ण है, कैडमियम है या फिर कोबाल्ट है। तो बताइए उस धातु को पहचानना है जिसकी प्रकृति जो है विषैली नहीं होती है। तो देखिए स्वर्ण जो है, सोना जो होता है, इसकी प्रकृति जो है विषैली नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स हेनरी डेविड बोहर, मैडम क्यूरी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो देखिए परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित जो है मैडम क्यूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित कौन नहीं है, मैडम क्यूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक हैं जो कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। बताइए कैल्शियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम या फिर आयरन है। तो बताइए इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पोटेशियम जो होता है, इसके कुछ यौगिक जो हैं शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है, इसी को पर्ल एस भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। बताइए इस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन, सोना, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो बताइए इस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है। बताइए किस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन, सोना, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो इसका कार्बन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। 4 होता है, 3 होता है, 2 या फिर 1 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है, ट्रिटियम होता है। ये आपको याद होना चाहिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है। बताइए पिच ब्लेड जो होता है ये किसका अयस्क होता है, यूरेनियम का होता है, आयरन या फिर लोहा का होता है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, तांबा का होता है। तो बताइए पिच ब्लेड जो है किसका अयस्क होता है। तो देखिए पिच ब्लेड जो होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। बताइए मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है। एल्यूमिनियम है, टिन है, तांबा या फिर लेड है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व जो होता है ये तांबा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। बताइए अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। अमोनिया था, नाइट्रिक अम्ल था, यूरिया या फिर मेथेन था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बूर्ज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। बताइए बूर्ज अभिक्रिया जो होता है इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, एल्केन, अल्कोहल, एल्किल क्लोराइड या फिर ईथर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
एल्किन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके का पीएच मान कितना होता है? बताइए सिरके का पीएच मान जो है कितना होता है? 7 होता है, 3 होता है, 8 या फिर 1 होता है? तो बताइए सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए सिरका का जो पीएच मान होता है ये लगभग 2.5 होता है। तो यहाँ पे 3 दिया तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। बताइए ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, 3 है, 4 है, 2 या फिर 0 है? तो बताइए ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम होता है? बताइए किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम पाया जाता है? लिग्नाइट में, पिट में, बिटुमिनस में या फिर एंथ्रासाइट में? तो बताइए किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम पाया जाता है? तो देखिए एंथ्रासाइट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम पाई जाती है। इसमें 86 से 98% जो है कार्बन पाया जाता है। उसके बाद जो है बिटुमिनस कोयला होता है, इसमें 45 से 86% कोयला पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है पिट कोयला होता है, पिट कोयला में 50 से 60% पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला जो होता है 25 से 35% जो है पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए लिग्नाइट कोयला जो होता है, लिग्नाइट कोयला जो होता है 25 से 30% कोयला पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनाना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मोमबत्ती का जलना जो होता है ये रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या है? बताइए सोना का संकेत क्या होता है? Ag होता है, Au होता है, कॉपर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सोना का संकेत क्या है? तो देखिए Ag जो होता है ये सोना का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर Au जो होता है ये सोना का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Au जो है ये सोना का संकेत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए माइका क्या होता है? बताइए माइका जो है ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है या फिर ताप का कुचालक होता है या फिर विद्युत का सुचालक होता है? तो बताइए माइका जो है क्या होता है? माइका को ही अभ्रक कहते हैं। ये जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइए पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है? बताइए पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का होता है, तांबा और एल्युमिनियम का होता है, तांबा और जस्ता का होता है या फिर उपयुक्त में से सभी? तो बताइए पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? बताइए एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या के, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के? तो बताइए एक तत्व का परमाणु भार जो है किसके बराबर होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? बताइए न्यूटन के गति के कितने नियम हैं?
1 है, 2, 3 या फिर 4 है। तो बताइए न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो देखिए न्यूटन की गति के जो नियम हैं ये 3 हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। बताइए एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं, 776 वाट होते हैं, 647 वाट होते हैं या फिर 765 वाट होते हैं। तो बताइए एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। बताइए एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो देखिए एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। तो बताइए इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर जो है कौन सा रंग होता है। तो देखिए सबसे बाहर की बात किया जाए तो सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है और सबसे नीचे जो है बैगनी होता है। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो ऊपर है उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ऊपर से हम आपको क्रम काउंट करेंगे। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होगा, तो लाल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है। बताइए फारेनहाइट तापमापी में ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है। 100 का अंतर होता है, 180 का होता है, 210 का होता है या फिर 90 का होता है। तो देखिए फारेनहाइट तापमापी में ऊपर से नीचे के बिंदु में जो अंतर होता है वो 180 का होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा, सेल्सियस तापमापी में ऊपर तथा नीचे के बिंदु के मध्य अंतर पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। और केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में भी 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। बताइए सेल्सियस में जल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। बताइए सेल्सियस में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में पूछेगा कि जल का जो है क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो 373 डिग्री से केल्विन होता है। अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो सब 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसी तरह अगर पूछेगा कि बर्फ का गलनांक जो है कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन होता है। अब फारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। बताइए प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए प्राश्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता है ये 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अवश्रव्य ध्वनि जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अवश्रव्य जो होता है वो 20 से हर्ट्ज से क्या होता है, नीचे होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे को श्रव्य कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और प्राश्रव्य कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक को। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। बताइए रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। लोहा के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं या फिर लेड के बने होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये लेड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। बताइए 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं द्विकेंद्रित लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं या फिर पोलेराइट होता है। तो बताइए 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। तो देखिए 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मे में लगाया जाता है उसे पोलेराइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। बताइए डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या फिर प्लेवन। तो बताइए डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। बताइए निम्नलिखित में से
कौन सी धातु जो है विद्युत की सुचालक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है विद्युत की सुचालक है? तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी या फिर लोहा है? तो बताइए विद्युत का सुचालक जो है धातु इसमें से कौन सा है? तो चांदी जो होता है सर्वाधिक विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में अनुक्रम बताइए ऑर्डर कौन सा है? तो देखिए इसका सबसे अच्छा ऑर्डर जो है पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आंखों की पुतली आईबाल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती हैं केवल दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। दूर की वस्तुएं जिसे अवतल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। निकट की वस्तुएं जिसे अवतल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स इसकी इकाई है। बताइए लक्स जो है इसकी इकाई है, ताप की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है, बल की इकाई है या फिर प्रदीप्त की इकाई है? तो बताइए लक्स जो है इसकी इकाई है। तो बताइए लक्स जो है किसकी इकाई होती है? तो प्रदीप्त की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। बताइए यह एक अश्व शक्ति के समतुल्य है। तो एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। बताइए यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु के समान आकार का या फिर आभासी? तो बताइए यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब है। तो वस्तु के समान आकार का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो बताइए ऊष्मागतिकी का यह कौन सा नियम है जो बताता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो बताइए ऊष्मागतिकी का 0 नियम है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है या फिर ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? बताइए एक वायुयान की ध्वनि जो है सामान्यतः किसके संगत होती है? 1 डेसिबल के, 100 डेसिबल के, 1000 डेसिबल के या फिर 10 डेसिबल के? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है। बताइए 1 नैनोमीटर जो होता है यह किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 9 mm के, 10 टू द पावर -9 mm के, 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर के, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर के? तो देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे मीटर दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग इसे जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर जो है बराबर होता है 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर बोलिए या 10 टू द पावर -9 मीटर बोलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है ये बताइए नाभिकीय विखंडन होता है, या फिर गुरुत्वीय संकुचन होता है, या फिर दहन होता है, या फिर नाभिकीय संलयन होता है। तो देखिए सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? बताइए जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगी? ऋणावेश होगा, धन आवेश होगा, आवेशहीन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन आवेश होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 25 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज, या फिर 18,000 हर्ट्ज। तो देखिए जो हम लोग कानों से अपनी ध्वनि को सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो देखिए 25 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं, 200 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं, 18,000 भी सुन सकते हैं, लेकिन 25,000 जो है नहीं सुन सकते हैं क्योंकि 20,000 से ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यही हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अवश्रव्य ध्वनि जो है कितने के बीच कितना होता है? बताइए अवश्रव्य ध्वनि जो है किससे कहा जाता है? जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और श्रव्य कहते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और प्राश्रव्य कहते हैं 20,000 से अधिक की ध्वनि को। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।